नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में नए जिले बनाने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। सीएम पुष्कर धामी ने दिए हैं नए जिले बनाने के संकेत। बीजेपी ने संगठन के लिहाज से अब बना दिए 19 जिले। सरकार भी जल्द नए जिले बनाने पर ले सकती है फैसला। तो लंबे समय से चली आ रही है नए जिले बनाने की मांग। उत्तराखंड में नए जिले बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही सरकारों ने नए जिलों का मामला ठंडे बस्ते में डाल रखा था। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर नए जिले बनाने की मांग पर विचार करने को कहा है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बयान भी आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नए जिलों की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। सरकार की जल्द ही इस पर विचार करेगी कि प्रदेश में कहां-कहां पुनर्गठन हो सकता है। वास्तव में कहां नए जिले की आवश्यकता है, इस बारे में सभी जनप्रतिनिधियों से बात की जाएगी और इसी दिशा में चर्चा करके आगे बढ़ा जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी संगठन ने 5 नए संगठनात्मक जिले बनाए हैं, जिसके बाद से ही उत्तराखंड राज्य में नए 5 जिले बनाए जाने की चर्चा ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और इसको लेकर हम शीघ्र ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहाँ कहाँ पुनर्गठन हो सकता है, कहाँ वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा के इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। ये मांग का उत्तराखंड में एक बार फिर से नए जिले के गठन को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। जहां एक ओर सीएम धामी ने जिले बनाने की बात कही, तो जल्द इस पर मंथन करने की बात सामने आई है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने साफ कहा है कि क्या जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है। केवल ध्यान हटाने के लिए ये शगुफ्ता छोड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा है भू कानून, ताकि जो चूल्हे हिल गए हैं भाजपा की भर्ती घोटाले और अन्य घोटालों से, उससे ध्यान हटाया जा सके। यदि जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है, केवल ध्यान हटाने के लिए जैसे ये सगुफा छेड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा भू कानून, ताकि जो चूल्हे हिल गई हैं भाजपा की भर्ती घोटाले से और दूसरे घोटालों से, तो उससे ध्यान हटाया जा सके, फोकस वहाँ से हटाया जा सके। तो यदि इसलिए जिला वाला कहा जा रहा है या वास्तव में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जिले बने, और यदि वास्तव में चाहते हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा। हम उनके लिए होमवर्क करके गए हैं, 11 जिलों के प्रस्ताव हमने बना करके रखे हैं और सारा होमवर्क किया है। तहसीलें बनाई हैं, पटवारी हल्के बनाए हैं, उप तहसीलें जहाँ बननी हो वो बना करके रखे हुए हैं। हरिद्वार में पंचायत चुनाव का ऐलान। पंचायती राज विभाग ने जारी की अधिसूचना। ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए होगा चुनाव। तो जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव होगा तय। 6 से 8 सितंबर तक पंचायत चुनाव के लिए नामांकन होगा। तो वहीं 9 से 11 सितंबर के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 सितंबर को पंचायत चुनाव के लिए नामांकन वापसी होगी। तो 26 सितंबर को वोटिंग और 28 को काउंटिंग होगी। हरिद्वार पंचायत चुनाव की तारीखों का सरकार ने ऐलान कर दिया है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 से 8 सितंबर तक नामांकन होंगे, जिसके बाद 9 से 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तो वहीं 12 सितंबर को नामांकन वापस लेने की तिथि होगी। तो 13 सितंबर को प्रतीकों का आवंटन होगा। तो मतदान 26 सितंबर को होगा और मतगणना 28 सितंबर को की जाएगी। सरकार ने चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। तो 1 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग घोषणा करेगा कि शाम को जनपद कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए अधिसूचना लागू कर दी जाएगी। तो हरिद्वार पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें 6 से 8 सितंबर तक नामांकन होगा और इसके बाद 9 से 11 सितंबर के बीच नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तो 12 सितंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी।
तो 13 सितंबर को प्रतीकों का आवंटन होगा। ये वो तमाम प्रक्रिया आपको बता रहे हैं जिसका ऐलान किया गया है। 26 सितंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं 28 सितंबर को इन वोटों की गिनती की जाएगी। यूके एसएससी पेपर लीक केस में 30वीं गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने फिरोज हैदर को गोवा से गिरफ्तार किया। फिरोज हैदर लखनऊ से हल्द्वानी लाता था पेपर। नकल माफिया केंद्रपाल से संपर्क में था फिरोज हैदर। लखनऊ का रहने वाला है फिरोज हैदर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक केस। उत्तराखंड एसटीएफ को एक और सफलता हाथ लगी है। उत्तराखंड एसटीएफ ने पेपर लीक केस में 30वीं गिरफ्तारी की है। तो 30वें आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम फिरोज हैदर है, जो उत्तर प्रदेश के नकल माफिया गिरोह से जुड़ा हुआ था। उत्तराखंड एसटीएफ के मुताबिक फिरोज हैदर वो व्यक्ति है जो अपने साथियों के साथ लखनऊ से हल्द्वानी तक यूके एसएससी पेपर को लेकर आया था और हल्द्वानी में फिरोज हैदर ने ये पेपर शशिकांत को दिया। उत्तराखंड एसटीएफ की पूछताछ में सामने आया कि फिरोज हैदर का यूपी के नकल माफिया केंद्रपाल के पास धामपुर में आना जाना था। तो उत्तराखंड एसटीएफ की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि फिरोज हैदर काफी समय से केंद्रपाल के संपर्क में था। एसटीएफ ने 30वीं गिरफ्तारी की। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुल मिलाकर के जितने माफिया थे किसी तरह मिलकर के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक कराते थे और फिर वो पेपर लीक जो है 4-5 बड़े जो कह सकते हैं जो इसमें बड़े अभियुक्त हैं, बड़े गैंगस्टर हैं, माफिया, उनके पास जाता था और वो विभिन्न बच्चों को इकट्ठा करके लाके उनको बेचते थे। तो ये जो शशिकांत जो भी लास्ट में अरेस्ट हुआ है उसको पेपर इसने उपलब्ध कराए थे, ये इसकी भूमिका है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एसटीएफ हमारी पूरी पारदर्शिता से लगी है और उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारी यूके एसएससी पेपर लीक केस में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के असर दिखने के साथ साथ योग्य मेहनती युवाओं को किसी भी कीमत पर परेशानी नहीं होने के साफ संदेश दिए हैं। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान के नेतृत्व में युवा अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपना दर्द रखा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मेहनती अभ्यर्थियों के लिए सरकार रास्ता निकालने जा रही है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि किसी बड़े संगठित अपराध और युवाओं के साथ हो रहे बड़े धोखे के खिलाफ सीधा मुख्यमंत्री ने एक्शन लेते हुए बड़ा फैसला लिया। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में करीब 40 दिन की जांच में 30 अपराधियों की अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें नकल माफिया केंद्रपाल और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हाकम सिंह और इसके नेटवर्क को एसटीएफ ने तोड़ कर रख दिया। उत्तराखंड एसटीएफ ने गोवा तक सफर तय करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। यही नहीं, पुष्कर धामी सरकार ने पूर्व में हुई परीक्षाओं में जिनकी भर्ती हो चुकी है, जैसे वन और पुलिस भर्ती की भी जांच के आदेश दिए हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ने ऐसे अभ्यर्थियों को भी भरोसा दिलाया है जो कई साल की मेहनत के बाद परीक्षा में पास हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि किसी भी कीमत पर युवाओं की मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। मुख्यमंत्री से युवाओं की मुलाकात कराने वाले राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान भी सीएम पुष्कर धामी की इस पहल का दिल खोलकर सराहना कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो न्याय प्रणाली है या न्याय का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होने दी जाएगी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जमाने के सामने समय से हिंदुस्तान न्याय व्यवस्था के लिए पंच परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था रहती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से नौजवानों ने और हमने मिलकर यही उनको निवेदन किया है कि आप जो मेहनत से, परिश्रम से, ईमानदारी से मेरिट पे चयनित होके आए हैं, आप उनको ज्वाइनिंग दीजिए, उनसे शपथ पत्र लीजिए। शपथ पत्र में इतना उल्लेख करवाइए कि अगर किसी पर भी बाल बराबर भी खरोंच आएगी तो उनको टर्मिनेशन करेंगे, भविष्य में आवेदन करने से उत्तराखंड में वंचित कर देंगे। मुख्यमंत्री जी आश्वस्त हुए, वहाँ चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि अभी हम परीक्षण करा रहे हैं, निश्चित रूप में न्याय सबके साथ होगा और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको ज्वाइनिंग देने पर विचार जरूर करेगी सरकार और उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये एक बड़ा गोरख धंधा है जिसकी सफाई करते हुए सरकार एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। एक बड़ा संदेश माफियाओं में देना शुरू हो गया है, योग्य युवाओं की अनदेखी नहीं होगी।
हमने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हम कतई भी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। इस अपराध को पूरी तरह से इसको खोलना, इसको लोगों को, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल के अंदर डालना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस प्रकार का आपराधिक काम है, ये भविष्य में न हो, इसलिए इस पर हम कठोर कार्रवाई, हमने एसटीएफ को कल उनके अधिकारियों को कल बुलाया है, पूरी हमने बड़ी बैठक की है। उस बैठक में ठोस तरीके से हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनकी संपत्तियों की जांच हो, उन पर गुंडा एक्ट और रासुका जैसी जो धाराएं हैं वो लगाई जाएं और भविष्य में जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए हम एक रास्ता तलाश रहे हैं कि किसी भी होने वाली परीक्षाओं में विलंब न हो, इसलिए सारे पहलुओं पर ध्यान रखें। हमारा पहला उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से हमारे परीक्षार्थियों को विलंब न हो, उनके कैरियर पर कोई फर्क न पड़े और भविष्य में उत्तराखंड राज्य से ये पूरे देश के लिए नजीर बने, इसलिए हम इस पर कठोर कार्रवाई करें। जिस नकल माफिया हाकम सिंह के लिए कभी दूरस्थ इलाके में हेलीकॉप्टर भेजा जाता था, ये मुख्यमंत्री धामी की ही धमक है कि वो जेल में अब चक्की पीस रहा है और उसके गुर्गे भी जेल जा रहे हैं। अब इनकी संपत्तियां अटैच होने के साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की भी तैयार है। यूकेएसएससी पेपर लीक में राज्य गठन के बाद शायद पहली बार इतनी बड़ी और त्वरित कार्रवाई हो रही होगी कि करीब 40 दिन के भीतर 30 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ने युवाओं को एक और आश्वासन दिया है कि मेहनती योग्य युवा निराश न हो और सरकार उनकी मेहनत को जाया नहीं होने देगी। देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि पुरानी परीक्षाओं का आखिर क्या परिणाम निकलता है और यूकेएसएससी मामले में तेजी से जांच कर रही एसटीएफ के शिकंजे में अब और कितने बड़े मगरमच्छ आते हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने नए पदाधिकारियों का गठन कर दिया है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सभी नए पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन के विस्तार को लेकर सभी को निर्देशित किया गया, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष ने समय सीमा तय करते हुए कहा था कि आगामी 15 सितंबर तक संगठन का पूर्ण विस्तार किया जाएगा, जिसके तहत अब प्रकोष्ठ का गठन होना है। जिससे संबंध में प्रकोष्ठ प्रभारी पुष्कर काला का कहना है कि हमारी पार्टी में वर्तमान में 15 प्रकोष्ठ है, लेकिन संगठन की आवश्यकता को देखते हुए क्षेत्रीय आधार पर अन्य प्रकोष्ठ का गठन भी किया जा सकता है, जिसके लिए वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर चारधाम, धर्मस्व, संस्कृत जैसे प्रकोष्ठ का गठन किया जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समाज के हर अंग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। पार्टी सर्वव्यापी बने, सर्वस्पर्शी बने, उसके लिए पहले तो हमारे मोर्चे हैं 7, फिर हमारे 17 प्रकोष्ठ हैं और आवश्यकता अगर हमको रही प्रदेश के अंदर, हम 2 या 3 मोर्चे ऐसे गठित कर सकते हैं जिनका यहाँ पर गठित किया जाना अनिवार्य होगा या आवश्यक होगा। तो हम पूरी पार्टी लग करके अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बात करके तुरंत ही इसमें सही मोर्चों का प्रदेश स्तर पर गठन करें। देखिए, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जहरीली गैस के संपर्क में आए लोगों और अधिकारियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और इसके बाद अजय भट्ट ने सिरसा मोड़ पर हुए हादसे में घायल मरीजों से भी मुलाकात कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। वाले भी थोड़ा बहुत किसी के सर में दर्द है और हल्का फुल्का है, काफ़ी उनकी स्थिति भी काफ़ी ठीक है। जिनको चोट आई थी अभी, जो 2 वाहनों के कारण हुई थी, टक्कर के कारण, वो सब के सब अभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। एक से हमने पूछ लिया है और गैस वाले के बारे में भी पूछा है, तो सारे लोग अभी स्थिर हैं और ठीक हैं, प्रोग्रेस हो रही है। कुछ लोगों को तो आज या कल तक छुट्टी भी दी। साहब, बाहरी प्राचार्य नियुक्त के विरोध में मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बाहरी व्यक्ति को मसूरी एमपीजी कॉलेज का प्राचार्य बनाया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता कॉलेज प्रबंधक के अध्यक्ष है, इसीलिए वह अपने खास रिश्तेदार को कॉलेज का प्राचार्य बना रहे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार और छात्रों का कहना है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से नियुक्ति में धांधली चल रही है, उसी तरह से मसूरी एमपीजी कॉलेज में भी प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर धांधली की जा रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मसूरी में एक लौता उच्च शिक्षा विद्यालय है
और उसमें अनेकों चीज़ अभी सुधार के लिए बची हुई है, परंतु जब जब यहाँ पे कुछ नई चीज़ आती है तो उसमें धांधलेबाजी का नाम जरूर आता है। जैसे यहाँ पर अभी आया है कि नवनियुक्त प्रिंसिपल यहाँ पर आने वाले हैं, उनका चयन हो चुका है, परंतु किस आधार पर? हमारी इन कुलपति जी से, प्रबंधक समिति जी से एक ही मांग है कि सबसे पहले यहाँ पे एक गठन होना चाहिए, आयोग गठन होना चाहिए, जिसके आधार पर यहाँ पे प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि जितने भी रिक्त पद यहाँ पे रिक्त हैं शिक्षक पद पे, उन सब की नियुक्ति एक योग्यता का यहाँ पे टीचर आ जाए। उसी प्रकार प्रिंसिपल भी एक योग्य प्रिंसिपल आए। तो हमारी इनसे यही मांग है कि सबसे पहले एक आयोग का गठन करें, वो शिक्षा मंत्री जी से भी उनका जिक्र रखें। तो हमारी इनसे यही मांग है। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बड़े पैमाने पर नकली गुटखा बनाया जा रहा है। ऐसी ही एक नकली गुटखे की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इस दौरान पुलिस ने गुंडा थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर बसई इलाके में MS प्लास्टिक फैक्ट्री पर छापा मारा और इसी दौरान पुलिस ने मौके से रजा चौधरी और उसके 2 साथी जयपाल सिंह और साने आलम को गिरफ्तार किया है। और इस दौरान मौके से 5 किलो 400 ग्राम पान मसाला जर्दा, 21 किलो गुटखा तंबाकू मसाला, 3 किलो 300 ग्राम सफेद गुटखा मसाला पाउडर नामी गिरामी कंपनी के गुटखा बरामद किए हैं। इसके अलावा गुटखा बनाने वाली बड़ी मशीन, रैपिंग मशीन और एक इलेक्ट्रॉनिक का तराजू बरामद हुआ है। पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर इन तीनों ने बताया कि यह लोग इस फैक्ट्री में नकली गुटखा बनाते हैं। तैयार गुटखे के माल को अलग अलग कंपनियों के रैपर में भरकर सस्ते दामों में असली के रूप में बेचते हैं। पुलिस के द्वारा एक ये कबाड़ियों की दुकानों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान एक कबाड़ी की दुकान पर जब छापा मारा गया तो वहाँ पर 2 तरह के काम किए जा रहे थे। एक तो वहाँ पर उसके पास जो भी प्लास्टिक था, सिंगल यूज़ प्लास्टिक वहाँ पे बनाया जा रहा था, जबकि उसके पास प्लास्टिक का दाना बनाने का लाइसेंस था। उसकी आड़ में वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का निर्माण कर रहा था। और दूसरी चीज़, वहाँ पर अलग अलग कंपनियों के, ब्रांडेड कंपनियों के गुटखे के रैपर पाए गए, जिसमें वो लोकल स्तर से अपनी मशीन से गुटखा बना रहा था और उसको उसमें पैकेजिंग कर उसकी सप्लाई करने का काम करता था। इस चीज़ को देखते हुए, दोनों कार्रवाइयों को देखते हुए वहाँ से हमने 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। पुलिस के रुड़की में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद पुल टीम ने गंगाहा नहर कोतवाली क्षेत्र के सलीमपुर गांव में एक मकान पर छापेमारी की और इस मकान में विवेक कुमार नाम का एक युवक किराए पर रहता था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उसके कमरे की तलाशी ली और इसी दौरान पुलिस को 350 नशे के इंजेक्शन बरामद हुए हैं। पुलिस आरोपी युवक को अपने साथ पंजाब ले गई। आरोपी विवेक कुमार नशे के इंजेक्शन के कारोबार से जुड़ा हुआ था। वो नशे के इंजेक्शन की सप्लाई करने का काम करता था। युवक मूल रूप से बिहार के पटना का रहने वाला है। 3 आदमी पकड़े थे हमने, जिसमें 200 इंजेक्शन पकड़ा था उनके पास से पंजाब में। और थाना मंडी गोविंदगढ़, हमारा डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब का थाना है, वहाँ हमने केस रजिस्टर किया था। ये वो इंजेक्शन जो रुड़की में से लेकर गए थे, और रुड़की में हमने एक विवेक नाम का आदमी है, उसको पकड़ा है आज, जिसने उनको पहले इंजेक्शन सप्लाई किए थे। और वो इंजेक्शन अब इनसे दोबारा फिर 350 इंजेक्शन इसके घर में से भी पकड़ा गया। इस तरह के नशीले इंजेक्शन? जी, नशीले इंजेक्शन। कोई और इंजेक्शन और मेडिसिन? नहीं, इंजेक्शन ही है। जिला विधिक प्राधिकरण के तहत राजधानी देहरादून में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसके तहत कंपाउंडिंग प्रकृति के तमाम मामलों पर आपसी सहमति से निपटारा जाएगा। इसके लिए अभी से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज हर्ष यादव ने बताया कि इससे पहले 13 अगस्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई है, जिसमें 1943 मामलों का निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत तमाम मामलों को आपसी सहमति के तहत निराकरण और निस्तारण किया जाता है। इसके लिए पक्षकारों को नोटिस जारी किया जा रहा है और लोक अदालत में जो लोग आपस में बातचीत के आधार पर समझौता करना चाहते हैं, उसके लिए समय नियत किया जाता है और उनको बुलाया जाता है। उन्होंने बताया कि देहरादून में स्थित जितने भी लॉ कॉलेज हैं, उनमें से हर कॉलेज से 10 से 15 स्टूडेंट को यहां पर बुलाया जाएगा और उनको लोक अदालत की कार्यवाही के बारे में जानकारी दी जाएगी। पहला तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो नेशनल लोक अदालत में जो भी मामले हमारे नियत किए जाएंगे, वो अगर पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से निस्तारित होते हैं
तो उन मामलों की कोई अपील नहीं होती है, जिससे जनता का काफ़ी समय और धन की बचत होती है। दूसरा, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारा पहला प्रोग्राम ये था कि जो हमारे लॉ कॉलेजेस जितने जनपद देहरादून में कार्यरत संस्थित हैं, उन सभी से हम उनके स्टूडेंट्स को आमंत्रित कर रहे हैं। प्रत्येक लॉ कॉलेज से हम 10-15 स्टूडेंट को मंगाएंगे और उनको जो लोक अदालत के वर्किंग की तरीके हैं, उनको किस तरीके से कार्य करती है, ये बताएंगे। हरिद्वार में बढ़ते डेंगू के मरीजों की संख्या को देखते हुए नगर निगम अलर्ट हो गया है। नगर निगम ने 60 वार्डों के लिए 20 मशीन मंगाई है, जिसके शहर में इन मशीनों से दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा, जिससे डेंगू का मच्छर पनप ना पाए। नगर निगम द्वारा शहरवासियों से भी आग्रह किया गया है कि घर में कहीं पर भी पानी को जमा ना होने दे, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। 10 दिनों में करीबन 3 केसेस हमारे यहाँ पर आइडेंटिफाई हुए हैं, तो उसी के तहत पूर्व में भी हम लोग करीबन 2 महीने से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर मशीन्स न होने के कारण हम लोग सारे एरिया को नहीं कवर कर पा रहे थे। तो उसी के तहत हम लोगों ने आज बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था कि मशीनें की जाएंगी, तो हम लोगों ने उसका टेंडर करने के पश्चात आज हमें मशीनें डिलीवर हुई हैं। तो इसको सभी वार्ड, हमारे 60 जो वार्ड्स हैं, उनके सभी क्षेत्रों में हम लोग डिप्लॉय करेंगे और इसमें जो इसको ऑपरेट करेंगे उसको भी हम लोग ट्रेनिंग करवा। नगर निगम के द्वारा हमारी मांग थी काफ़ी दिन से, और अब नई मशीनें मंगाई गई हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी की हैं। फॉगिंग मशीन भी है और स्प्रे मशीन भी है, और जिस हिसाब से मैंने सामने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उम्मीद है कि शहर में इस बार डेंगू का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। मसूरी खेल एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा नगर पालिका परिषद मसूरी के सौजन्य से 6वां स्वर्गीय रमेश भारती स्मृति जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल के द्वारा किया गया। 2 साल के कोरोना काल के बाद शुरू हुए फुटबॉल प्रतियोगिता में 15 साल से कम उम्र वर्ग के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के कुल 12 स्कूलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिसको लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। ये नगर पालिका ने भिलाड़ू की जो ज़मीन 60-65 बीघा ज़मीन हमने फॉरेस्ट से निकाल करके वन विभाग, उत्तराखंड के वन विभाग को ट्रांसफ़र की थी, और उसमें कुछ कार्य भी हुआ था जो कि राजा नेशनल पार्क की वजह से उसको कई बीच में दखलंदाजी हुई, और आज जो स्टेडियम है कहीं पर भी बनने के कगार पे नहीं। बहुत बड़ा दुख हुआ। हम आज भी सरकार से लड़ रहे हैं, 5 साल भाजपा की सरकार रही, हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहे। तो माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं स्टेट की, मैंने उनसे आग्रह किया था कि मसूरी में भिलाड़ू जो इससे खेल मैदान है, वो मैदान आपके लिए इन बच्चों को अवसर प्रदान करेगा। तो हम आप लोगों के मार्फत सरकार से भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय खेल मंत्री इस पर विशेष ध्यान दें कि मसूरी में एक मैदान है। माननीय मंत्री जो यहाँ के विधायक हैं, वो मंत्री हो गए हैं, वो एक खुशकिस्मती थी कि और तेज़ी से काम होता, लेकिन वो काम तेज़ी की बजाय अभी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नगर पालिका कप है, और जो कि स्वर्गीय रमेश भारती जी की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है, और ये लॉकडाउन के बाद मसूरी में फुटबॉल की पहली प्रतियोगिता है। मसूरी शहर की हिंदी और इंग्लिश मीडियम की 12 टीमें भाग ले रही हैं, और ये अंडर 15 के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है ताकि बच्चे खेलों के प्रति आगे बढ़ें। और क्योंकि आप देखते हैं युवा आजकल नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, हमारा प्रयास है कि बच्चे खेलें। और अब दुर्भाग्य मसूरी के लिए कि इतना बड़ा पहाड़ों की रानी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्टेडियम नहीं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।